अरमान के विला के बाहर भी उसकी टेरिटरी थी। उसके मेन गेट के आगे आदित्य सिंघानिया अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके थे। वो अरमान पर हमला करने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें कृषा को बाहर निकालना था। वही अरमान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा था। उसके गार्ड्स मशीन गन के साथ तैयार थे। जैसे ही आदित्य सिंघानिया अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचे, अरमान ने मेन गेट खुलवा दिया था। उसके गार्ड्स ने मशीन गन से हमला बोल दिया। सामने आदित्य सिंघानिया के गार्ड्स के पास भी एडवांस्ड गन्स थी। उन्होंने भी जवाबी हमला किया। काफी देर तक वहां गोलियों की आवाज गूंजती रही। आखिर में मशीन गन के सामने आदित्य सिंघानिया को हार माननी पड़ी। वो उल्टे पैर वहां से लौट गए और उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अपने घर वापस लौटते ही आदित्य सिंघानिया अमृता पर गुस्से में चिल्लाकर बोले, मैं सब कुछ काफी आराम से करने वाला था, लेकिन कृषा की वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। अरमान राणा ने सामने से हमला बोला है, इसका मतलब कृषा पकड़ी गई है। मुझे अभी के अभी अरमान से कांटेक्ट करना है। मेरी उससे बात करवाओ। आदित्य सिंघानिया के कहने पर माइक ने अरमान से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। वही आदित्य सिंघानिया को सबक सिखाने के बाद अरमान अपने रूम में आया था। जब उसने देखा आदित्य सिंघानिया का कॉल आ रहा है तो वो कॉल रिसीव करने से पहले कृषा के पास गया। उसने कृषा को एक झटके में खड़ा किया और फिर उसे पीछे से कसकर पकड़ रखा था। अरमान ने उसी पोजीशन में कॉल रिसीव किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से आदित्य सिंघानिया की आवाज आई। उनकी आवाज से ही साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितने ज्यादा गुस्से में है। आदित्य अरमान पर चिल्ला कर बोले, देखो, तुम्हें कृषा को छोड़ना होगा। मुझे उससे बात करनी है। फिर तुम चाहो तो अपनी वाइफ को लेकर जा सकते हो। आप चाहो तो उसे अभी भी बात कर सकते हो। वो मेरे पास में ही है। आप बोलिए, वह आपको सुन सकती है। अरमान ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, ना कि तुम्हारे सामने। तुम्हें उसे मेरे पास भेजना ही होगा, आदित्य ने जवाब दिया। आदित्य की बात सुनकर अरमान ने इविल स्माइल करते हुए कहा, अगर इतना ही पर्सनली बात करने का मन कर रहा है तो खुद आकर ले जाओ। जैसे थोड़ी देर पहले आए थे और अपने मुंह की खाकर वापस निकल गए। वैसे मानना पड़ेगा आदित्य सिंघानिया, बहुत ही बुरी ट्रेनिंग दी है तुमने इसे। इतनी आसानी से पकड़ी गई। इसे नहीं सिखाया क्या तुमने कि जहां खतरा ज्यादा हो वहां कदम नहीं रखना चाहिए। जब तक औकात ना हो तब तक सही मौके का इंतजार करना चाहिए। अरमान बातों ही बातों में आदित्य सिंघानिया पर टोंट मार रहा था। कृषा इन सब में चुपचाप खड़ी अरमान की बातें सुन रही थी। आदित्य गुस्से में अरमान को कुछ भी ना कह दे, इसलिए अमृता ने बात को संभालते हुए कहा, लिसन अरमान, आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। तुम्हें इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मिस्टर सिंघानिया कृषा को तुम्हारे पास भेजने ही वाले थे। हाँ, मेरे पास तो भेजना ही था क्योंकि इन्हें सातों पड़ाव जो वापस चाहिए। पहले मैं इस बारे में सोच सकता था, लेकिन आप लोगों ने जो घटिया हरकत की है उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आदित्य सिंघानिया, अब आपकी तीनों उम्मीद मेरे कब्जे में है। आई चैलेंज यू, पूरी दुनिया भी मेरे सामने खड़ी कर दोगे तो भी इन तीनों को तुम यहाँ से बचाकर नहीं ले जा पाओगे, अरमान ने सख्त लहजे में कहा और फिर कॉल कट कर दिया। आदित्य से बात करने के बाद अरमान कृषा से अलग हुआ और उसे खुद से दूर धकेल दिया। कृषा को अरमान के बर्ताव पर हैरानी हो रही थी। वो उसके पास आते हुए बोली, इन सब में मेरी क्या गलती है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोल दिया कि दादू की परमिशन के बिना मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी। यू आर रॉन्ग कृषा सिंघानिया, तुम अपने दादू की परमिशन के बिना नहीं, मेरी परमिशन के बिना मेरे करीब नहीं आ सकती। तुम अपने सारे हक खो चुकी हो। बाय द वे, तुम मेरे रूम में ही क्यों हो? तुम्हें यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। यू नो वॉट, जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, तो कोशिश करना मेरी आंखों के सामने ना ही आओ तुम। अरमान गुस्से में चिल्ला कर बोला। फिर उसने कृषा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। अरमान अपने गुस्से में जितना रूड हो सकता था उतना वो हो रहा था। आखिर उसे कृषा को तकलीफ जो देनी थी। कृषा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो अरमान पर चिल्ला कर बोली,
तुम सब लोग मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं थी और ना ही मुझे कभी बनना था। मैं अपनी लाइफ में खुश थी, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आए और मुझसे जबरदस्ती शादी की। उसके बाद दादू जबरदस्ती मुझे किडनैप करके लेकर चले गए। मैं इंसान ही हूँ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? बोलते हुए कृषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना ले ली हो, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं बदला था। अरमान पर कृषा के आंसुओं और बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो कृषा को लेकर स्पेशल सेल में गया, जहां अर्जुन की जगह थी। वहां उसने कृषा को बंद कर दिया। उसे रूम का टेम्परेचर काफी लो था और कृषा ने उस वक्त सिर्फ अरमान की शर्ट पहनी हुई थी। अरमान कृषा को बंद करते हुए बोला, अब इसी में सदो, वैसे 1-2 दिन का वेट कर लो। तुम्हारी बहन और भाई दोनों यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हें कंपनी मिल जाएगी। प्लीज अरमान, मेरे साथ ये मत करो। मुझे ठंड लग रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो। मैंने ये सब झेलना नहीं सीखा है। कृषा रोते हुए बोली। थोड़ी ही देर में उसकी हालत खराब होने लगी थी। अगर नहीं सीखा है तो अब सीख जाओगी, अरमान ने क्रूएलिटी से जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। कृषा को उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने की ही नहीं थी। अरमान उसके बाद हॉस्पिटल एरिया में पहुंचा। उसने देखा अर्जुन का इलाज चल ही रहा था। फिर वो जानवी के पास गया। जानवी इस वक्त सो रही थी और उसकी चोट का ट्रीटमेंट किया जा चुका था। शब्द तब से उसके पास ही बैठा था। अरमान की आंखें गुस्से से लाल थी, जिसे देखकर शब्द सब कुछ समझ गया। शब्द ने धीरे से अरमान से कहा, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम इस वक्त कृषा को तकलीफ देकर आ रहे हो। क्यों कर रहे हो अरमान ऐसा? इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो तुम्हारे पास वापस आ गई है। मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं हूँ मैं खुश। और मेरे खुश ना होने की वजह ये है कि वो मेरे पास नहीं आई है, बल्कि मैंने उसे ट्रैप किया है। इसका ट्रीटमेंट हो गया है। अब साइड हटो तुम, मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ शब्द राणा, जो सामने वाला मुझे तकलीफ दे और मैं भूल जाऊं। अरमान ने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया और फिर जानवी को जगाने लगा। शब्द अरमान के बीच में आ गया। उसने अरमान का हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें इन्हें अपनी आंखों के सामने रखने से प्रॉब्लम है तो मैं इन्हें मुंबई ले जाऊंगा। फिर रहना हमेशा की तरह अकेले खुश। लगता है फ्यूचर को लेकर कुछ ज्यादा ही ख्वाब बुन रखे हैं तुमने। किसी गलतफहमी में मत रहना। मेरी इजाजत के बिना ये यहाँ से एक कदम भी नहीं उठा पाएंगे। ये मेरे होस्टेज हैं। बेहतर होगा तुम मेरे मामलों के बीच में ना बोलो और वापस मुंबई चले जाओ, वरना स्पेशल सेल में तुम्हारे लिए भी जेल खाली हो सकती है। अरमान ने जवाब दिया। इस वक्त वो किसी के साथ भी किसी तरह की दया नहीं दिखाने वाला था। जानवी नींद से उठ नहीं रही थी तो अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे स्पेशल सेल की तरफ ले जा रहा था, तभी शब्द उसके बीच में आ गया। अब दोनों भाइयों में जानवी को लेकर जंग होने वाली थी, जिसमें अरमान भी किसी तरह नहीं हारने वाला था। अरमान ने जब कृषा से अपने बच्चे के मिसकैरेज की बात सुनी तो वो गुस्सा हो गया और फिर आदित्य सिंघानिया के हमले ने अरमान के गुस्से को बढ़ा दिया था। अब वो हर तरीके से उसकी फैमिली से बदला लेने पर आ गया था। अरमान ने गुस्से में कृषा को स्पेशल सेल में बंद कर दिया। कृषा के बाद बारी जानवी और अर्जुन की थी। अरमान जानवी को लेने आया तब शब्द बीच में आ गया और उसे चैलेंज करते हुए बोला, अगर इन सब में किसी की गलती है तो वो आदित्य सिंघानिया की है। जाकर उससे बदला लो और उस तक नहीं पहुंच पाओ तो अपनी वाइफ को तकलीफ पहुंचाओ। तुम मेरे और जानवी के बीच में नहीं आओगे। तुमसे अच्छे तो गिरगिट होते हैं जो रंग बदलने में थोड़ा तो टाइम लगाते हैं। थोड़ी देर पहले तुम्हें इस लड़की पर गुस्सा आ रहा था और तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ना जाने क्या कर दोगे और अब इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। अरमान सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोला। अरमान की बातों का शब्द पर कोई असर नहीं हुआ। वो सिर हिलाकर बोला, तुम्हें मेरे बारे में जो समझना है समझ लो या तुम्हें जो भी कहना है कह लो। आई डोंट केयर। मैं तुम्हें जानवी को टॉर्चर करने के लिए बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो।
अरमान चैलेंजिंग वॉइस में बोला और फिर शब्द को साइड में करके जानवी को लेकर जाने लगा। शब्द उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो दोनों हॉस्पिटल एरिया से बाहर निकले तभी उन्हें सामने से हर्षवर्धन राणा और हरलीन आते हुए दिखाई दिए। उनके आते ही शब्द में जल्दी से उनसे कहा, थैंक गॉड आप लोग आ गए। प्लीज इसे समझाइए, ये अब हर तरह के पागलपन पर उतर आया है। सुबह से इस घर में सकस चल रहा है, जहां किसी पर भी गोलियां चल रही है। पहले इसने कृषा को टॉर्चर करने के लिए उसे उस अजीब सी जेल में बंद कर दिया और अब जानवी को लेकर जा रहा है। शब्द ने जल्दी से उन्हें सब कुछ बता दिया। शब्द की बातें सुनकर हरलीन ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम्हें कृषा मिल गई है? तुमने इस बारे में पहले बताया क्यों नहीं? मेरा मूड नहीं था, अब पता चल गया है तो अच्छी बात है, अरमान ने काफी बदतमीजी से जवाब दिया। फिर वो शब्द की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर लड़कियों की तरह मेरी गॉसिप करना हो गया है तो साइड हट जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता है तो इस तरह मेरी चुगलियां करने का कोई फायदा नहीं होगा। अरमान बैठकर बात करते हैं और कृषा को अभी वहां से निकाल कर लेकर आओ। इट्स माई ऑर्डर, हर्षवर्धन ने अरमान की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा। अरमान ने जवाब में हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी दादू, इस वक्त मैं किसी के कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा। आपको पूरी बात पता नहीं है और जब पता चल जाएगी तो आप भी वही करोगे जो मैं कर रहा हूँ। किस बात का गुस्सा है तुम्हारे अंदर, जो तुम उस मासूम लड़की को सजा दे रहे हो? शायद तुम भूल गए हो कि तुम उससे प्यार करते हो अरमान। हरलीन ने अरमान को प्यार से समझाते हुए कहा। अरमान के पास अब उन लोगों को पूरी बात बताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और जवाब में कहा, आपको पता भी है आपकी उस मासूम लड़की ने क्या किया है? जब वो यहाँ से गई थी तब प्रेग्नेंट थी। उसने मेरा बच्चा। बोलते हुए अरमान चुप हो गया क्योंकि वो इमोशनल हो रहा था। इतनी आसानी से अरमान किसी को अपने इमोशंस शो नहीं करता था। वो कुछ पल रुका और फिर सख्त आवाज में बोला, वो सो कॉल्ड ट्रेनिंग लेने के चक्कर में उसका मिसकैरेज हो गया। और क्या पता उसने खुद की मर्जी से बच्चे को अबॉर्ट किया हो या आदित्य सिंघानिया की ऐसी मर्जी रही होगी। जो भी हो, वो मेरे गुनहगार है बुआ और आई डोंट वांट कि हम दोनों के बीच में कोई भी आए। अरमान ने अभी अभी जो बताया था उसे सुनकर हर्षवर्धन राणा, हरलीन और शब्द को एक झटका सा लगा। वो कुछ पल अरमान के चेहरे को देखते रहे। अरमान के इमोशनलेस फेस पर दुख के भाव थे। उन लोगों को चुप देखकर अरमान बोला, अब आपको मेरे गुस्से का अंदाजा हो गया होगा तो प्लीज मुझे मत रोकिएगा। हाँ बुआ, करता था मैं उससे प्यार, लेकिन पिछले 2 दिनों में मेरा जानवी प्यार खत्म हो चुका है और उसकी जगह गुस्से ने ले ली है। मेरा गुस्सा उसे भुगतना होगा। अपनी बात खत्म करके अरमान वहां से जाने को हुआ तभी शब्द ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने जो कहा उसमें अभी भी जानवी की कोई गलती नहीं है अरमान, तो प्लीज इसे छोड़ दो। अरमान ने जानवी को शब्द की बाहों में पकड़ाते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं इसे इसलिए सजा दे रहा था क्योंकि ये तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हें ही इसे माफ करना है तो रखो इसे अपने पास। अब आप में से कोई भी मेरे और कृषा के बीच में नहीं आएगा। अपनी बात कहकर अरमान वहां से अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद हरलीन ने हर्षवर्धन से कहा, हमें उसे रोकना होगा, ये अपने गुस्से में उसकी जान ले लेगा और बाद में पछताने को भी कुछ नहीं रहेगा। डैडी जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हर बार आदित्य सिंघानिया के किए की सजा मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ती है। हर्षवर्धन गुस्से में बोले, आज तक हरलीन को कभी आदित्य सिंघानिया से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन आज उनकी हरकतों की वजह से अरमान को तकलीफ हो रही थी। हरलीन ने हर्षवर्धन राणा से कहा, आप अरमान के पास जाइए, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। अपनी बात कहकर हरलीन वहां से बाहर की तरफ जाने लगी, जबकि शब्द जानवी को लेकर वापस हॉस्पिटल एरिया में चला गया। बाहर की तरफ जाते हुए हरलीन ने मलिक को कॉल पर कहा, मुझे आदित्य सिंघानिया से मिलना है। मेरी मीटिंग फिक्स करो और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अरमान सर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आपको नहीं पता, लेकिन आज सुबह यहाँ काफी कुछ हुआ था। मलिक ने उसे रोकना चाहा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है।
मैंने कहा ना, मेरी मीटिंग फिक्स करो वरना मैं खुद जाकर मिल लूंगी। हरलीन गुस्से में बोली तो मजबूरन मलिक को उनकी बात पर हामी भरनी पड़ी। अरमान ऊपर आराम से बैठकर लंच करने में लगा था तो वही कृषा को स्पेशल सेल में आए हुए 2 घंटे हो गए थे। वहां इतनी ज्यादा ठंड थी कि कुछ ही देर में कृषा ठंड के मारे बेहोश हो चुकी थी। आदित्य सिंघानिया के पागलपन की वजह से अरमान और कृषा दोनों ही सफर कर रहे थे। अरमान ने गुस्से में कृषा को स्पेशल सेल में बंद कर दिया था। शब्द ने जैसे तैसे करके जाह्नवी को तो उससे बचा लिया था, लेकिन अरमान अभी भी कृषा के साथ रूड बिहेव ही कर रहा था। इन सब को ठीक करने के लिए हरलीन ने आदित्य सिंघानिया से मिलने का फैसला किया। उसने मलिक से कहकर अपनी मीटिंग आदित्य सिंघानिया से फिक्स कराई और लगभग 2 घंटे बाद मलिक के साथ वो एक होटल में आदित्य सिंघानिया से मिली। आदित्य के साथ अमृता भी थी। आदित्य और अमृता एक साथ बैठे थे। हरलीन उनके सामने बैठी थी और मलिक उसके पास खड़ा था। आदित्य के दिल में हरलीन के लिए हमेशा से ही सॉफ्ट कॉर्नर था। उसे देखते ही उन्होंने हल्का मुस्कुरा कर कहा, कैसी हो तुम? तुम्हें भी पूरे 2.5 साल बाद देख रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल पढ़ा था, तुम्हें अवार्ड मिला था। तुम अच्छा कर रही हो लीन। आदित्य प्यार से हरलीन को लीन कहते थे। हम यहाँ मेरी सक्सेस के बारे में डिस्कस करने नहीं आए हैं अंकल। हरलीन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। आज अरमान के विला में उसने जो भी देखा था उसके बाद से वो काफी गुस्सा थी। हरलीन ने आगे कहा, आप क्यों कर रहे हो ये सब? अगर आपको वो 7 पड़ाव और अपनी लेगेसी वापस मिल भी गई तो आप किसे सौंपने वाले हो उसे? आपको लगता है कि कृषा आपका काम संभालेगी? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कृषा आपकी लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए तैयार भी हो गई, तो आपको लगता है कि अरमान उसे इस लायक छोड़ेगा भी? बोलते हुए हरलीन की आंखें नम होने लगी। उसने पानी पीकर अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। हरलीन को मिस्टर सिंघानिया के सामने इस तरह लाचार होते देखकर गुस्से में मलिक ने अपनी मुट्ठियां बांध ली। अमृता ने हरलीन के हाथ को धीरे से सहलाते हुए कहा, तुम चाहो तो अरमान को रोक सकती हो, वो तुम्हारी बात सुनता है। लेकिन वो अब नहीं सुन रहा है, और क्यों सुने वो मेरी बात? हरलीन गुस्से में बोली, आप अच्छे से जानते हैं आपने उन दोनों के रिश्ते को बर्बाद कर दिया है। कृषा को वहां से ले जाकर आपका मन नहीं भरा था, जो आपने उसका अबॉर्शन करवा दिया। अरमान उस वजह से बहुत गुस्से में है और वो कृषा को तकलीफ पहुंचा रहा है। उसे लगता है ये सब कृषा ने जानबूझकर किया है, या आपने भी किया है तो कृषा ने आपको रोका नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन सबको यही रोक दीजिए। आदित्य सिंघानिया अब तक जो हरलीन की बातों को चुपचाप सुन रहे थे, कृषा के अबॉर्शन की बात आते ही वो हैरानी से सिर हिलाकर बोले, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या? कृषा ने तुम्हें बताया नहीं? और तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझते हो जो मैं अपनी पोती का अबॉर्शन करवाऊंगा? पास्ट में जो भी हुआ लगता है तुम उसे पूरी तरह भूल चुकी हो। ये अच्छी बात है कि तुम आगे बढ़ गई हो। इतना तो याद होगा ना तुम्हें, मैंने शांतनु और कृतिका के रिश्ते को भी तभी एक्सेप्ट किया था जब कृषा पैदा होने वाली थी। मैंने कृषा के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरा यकीन करो। आदित्य ने अपनी सफाई दे दी थी। अमृता ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कृषा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर हमें झटका तो लगा था। मिस्टर सिंघानिया उस बात को लेकर अपसेट भी काफी थे, लेकिन उन्होंने कृषा का पूरा ध्यान रखा था। तो फिर ये सब कैसे हुआ? हरलीन ने हैरानी से पूछा। मलिक उनके पास खड़ा था और उस वक्त उसका कॉल चालू था। अरमान दूसरी तरफ से सब कुछ सुन रहा था। मलिक कोई भी काम अरमान की परमिशन के बिना नहीं करता था, तो यहाँ बात मिस्टर सिंघानिया से मिलने की थी। जैसे ही कृषा के मिसकैरेज की बात आई, अरमान उठकर खड़ा हो गया। अमृता ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीमी आवाज में कहा, हम कृषा को एक आइलैंड पर लेकर गए थे। वहां पहुंचने के 2 दिन बाद हमें कृषा के प्रेग्नेंट होने के बाद पता चली। यकीन मानो हमने उसका पूरा ध्यान रखा था, किसी तरह की कमी नहीं आने दी। कृषा को बाहर घूमना फिरना पसंद है, इसलिए वेकेशन के लिए वो हमारी सिक्योरिटी के साथ पेरिस गई हुई थी। वहां एक मॉल में किसी ने उसे धक्का दिया था। भीड़ काफी होने की वजह से पता नहीं चला कि ये किसने किया, लेकिन उसके बाद उसका मिसकैरेज हो गया।
इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। आदित्य सिंघानिया के सब कुछ बताते ही हरलीन का चेहरा भी उतर गया। वहीं मलिक ने देखा अरमान का कॉल कट हो गया था। अरमान को जो सुनना था वो सुन चुका था। कृषा को अकेले संभालना भी बहुत मुश्किल था। आदित्य सिंघानिया ने बुझी आवाज में कहा। उसने जैसे तैसे खुद को संभालकर ट्रेनिंग में पूरी की थी, वो भी मेरे कहने पर। उसकी ट्रेनिंग अभी ठीक से पूरी नहीं हुई थी और फिर से घूमने के बहाने वो लंदन आई थी। मुझे नहीं पता था वो इस तरह अरमान के विला में चली जाएगी और सब गड़बड़ कर देगी। आदित्य के बाद अमृता ने रिक्वेस्टिंग में हरलीन से कहा, प्लीज अरमान से कहो कि कृषा को छोड़ दे, बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी, लेकिन प्लीज उसे किसी तरह का टॉर्चर मत करें। वो इमोशनली काफी वीक है। हरलीन ने जवाब में कहा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आगे आप खुद समझदार है। आपने जो भी किया उससे दोनों परिवारों की दुश्मनी और बढ़ गई है। अभी भी आप अपने कदम पीछे क्यों नहीं ले रहे हैं अंकल? क्या आपके लिए वो सातों पड़ाव और अपनी लेगेसी ही इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मेरे दादू और आपके पापा अच्छे दोस्त थे और उन्होंने मिलकर जानवी काम संभाला था। ये लेगेसी तब भी हमारी है, तो आज भी हमारी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अरमान का बिहेवियर अलग है। तुम अच्छे से जानती हो, वो कभी इस चीज के लिए एग्री नहीं करेगा। अगर एग्री करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 50% शेयर के लिए तैयार हूँ। आदित्य ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा। इससे उन दोनों के परिवारों की दुश्मनी भी दूर हो सकती थी और अरमान और कृषा की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती थी। हरलीन को भी उनका आइडिया अच्छा लगा। उसने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं इस बारे में अरमान से बात करूंगी। आई होप तब तक आपकी तरफ से कोई ऐसा कदम ना उठे जो मामले को और बिगाड़ दे। आदित्य ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा। बस मुझे मेरे तीनों बच्चे मेरे सामने चाहिए। अरमान 50% शेयर देने और हमेशा कृषा का ध्यान रखने का प्रॉमिस करे तो मैं ये दुश्मनी भूलने को तैयार हूँ। इतने सालों में पहली बार आदित्य ने समझौते के लिए हाँ कही थी। उनसे बात करने के बाद हरलीन मलिक के साथ वहां से वापस जाने लगी। वही अरमान पूरा सच जानने के बाद बेचैन हो गया था। कृषा को उस दिन किसी ने ऐसे ही धक्का दिया था। इस बात पर अरमान को यकीन नहीं हो रहा था। अरमान कोल्ड वॉइस में बोला, इत्तेफाक इत्तेफाक से नहीं होते हैं और जिंदगी में इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, यहाँ सब कुछ प्लान किया जाता है। कृषा कौन थी अब सब जान चुके थे, तो फिर उसके साथ हुआ एक छोटा सा एक्सीडेंट कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन इसके पीछे जिसका भी हाथ हुआ फिर उसका क्या होगा, ये तो वो ऊपर वाला भी नहीं जानता होगा। अरमान गुस्से में उठा और फिर अपने फ्लो से नीचे आने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। हरलीन आदित्य सिंघानिया से मीटिंग करने गई थी, जहां उसने उन्हें सब कुछ खत्म करने के लिए कहा। मीटिंग में बातों ही बातों में हरलीन ने कृषा के मिसकैरेज की वजह पूछी। आदित्य सिंघानिया ने कृषा के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया। मॉल में किसी ने उसे गलती से धक्का दे दिया था। मीटिंग में मलिक भी मौजूद था और उसी के जरिए अरमान ने सारी बात सुन ली थी। अरमान एक बात को लेकर कन्फर्म था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था और वो इसके बारे में पता लगाने में लग गया। अरमान अपने फ्लो से निकला और सीधा स्पेशल सेल में गया। उसने देखा कृषा वहां बेहोश हालत में नीचे पड़ी थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। अरमान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वहां से बाहर ले जाने लगा। अरमान ने महसूस किया कृषा थोड़ी होश में थी। उसने अरमान का हाथ कसकर पकड़ा रखा था। वो धीरे से बड़बड़ा कर बोली, अब क्यों लेने आए हो मुझे? मरने देते ना वहीं पर। मुझे तकलीफ देना चाहते थे और कर दिया तुमने मुझे। हट, अब दया दिखाकर क्या फायदा अरमान? क्यों बचाने आए हो तुम मुझे? बोलते हुए कृषा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। अरमान ने कुछ पल रुककर कृषा के चेहरे की तरफ देखा और फिर सर्द आवाज में कहा, किसी गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। कई बार सामने वाले को दर्द देने से पहले उसे ठीक करना जरूरी होता है। फिलहाल के लिए तुम इससे ज्यादा नहीं झेल पाओगी।
अरमान ने इतना ही कहा और कृषा को लेकर अपने फ्लो पर जाने लगा। उसके आसपास के सभी गार्ड्स सिर झुकाकर अपनी अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। अपने फ्लो पर पहुंचते ही अरमान ने सिक्योरिटी मैनेजर जेनी को कॉल पर कहा, मेरे फ्लो के सारे कैमरास अभी इसी वक्त बंद हो जाने चाहिए। यस सर, जेनी ने जवाब दिया। उसने देखा अरमान उस वक्त कृषा के साथ था, इसलिए उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिए। वही अरमान कृषा को लेकर अपने रूम में पहुंचा। कृषा की हालत ठंड की वजह से काफी खराब थी। रूम के अंदर आते ही अरमान ने टेम्परेचर बढ़ाया और फिर कृषा को बेड पर लेटा दिया। वो कृषा का शर्ट खोलने लगा, तभी कृषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाकर कहा, मैं कर लूंगी, तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे सामने चेंज नहीं करना है। अरमान ने कृषा का हाथ अपने हाथ से अलग किया और कोल्ड वॉइस में कहा, इस चीज की परमिशन तो मैंने तुमसे तब भी नहीं मांगी थी, जब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। अरमान की आंखों में गुस्सा था और वो कृषा की शर्ट के बटन खोल रहा था। इस वक्त उसके पास कृषा के कोई और कपड़े नहीं थे। उसने कृषा के पूरे कपड़े उतार दिए थे और उसे बेड पर लेटाने के बाद ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। कृषा की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो अरमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। कृषा ने सुबकते हुए कहा, मेरा यकीन मानो, मैंने जानबूझकर हमारे बच्चे को नहीं अबॉर्ट करवाया था। कृषा आगे कुछ कहने की हालत में नहीं थी और वो जोर जोर से रोने लगी। अरमान फिर कृषा के पास आया और उसके पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त अरमान की आंखें भी नम थी। वो कृषा को सहलाते हुए बोला, तुम्हें किसी तरह की सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी और मुझसे जुड़ी चीजें तुम्हारे लिए तुम्हारी जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कृषा जब से अरमान से वापस मिली थी, उसने उसका गुस्सा ही देखा था। आज पहली बार उसने कृषा को प्यार से गले लगाया था और अच्छे से बात भी कर रहा था। ये सब देखकर कृषा के दिल का दर्द बाहर आने लगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। कृषा ने आगे कहा, मैंने पूरा ध्यान रखा था। दादू इतने बुरे नहीं है। उन्होंने भी मेरी केयर की थी। तुम्हारे बिना मेरी जीने की इकलौती वजह थी वह। तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। इससे अच्छा उसके साथ में भी मर। कृषा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अरमान उससे अलग हुआ और उसके होठों पर काफी इंटेंसली किस करने लगा। अरमान को उसे चुप कराने का यही तरीका सही लगा। अरमान के किस्से कृषा अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि इस वक्त वो कितने ज्यादा गुस्से में है। एक लंबी किस के बाद अरमान कृषा से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुम्हें किसने पुश किया था? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन यकीन से एक बात कह सकती हूँ कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मैंने दादू को पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन भीड़ में कुछ पता नहीं चला। मैं अच्छे से चल रही थी। मुझे याद है कि वहाँ मॉल में सब मेरी केयर भी कर रहे थे ताकि मुझे भीड़ में धक्का ना लग जाए। फिर पता नहीं किसने मुझे पुश किया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बोलते हुए कृषा फिर से रोने लगी तो अरमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त अरमान की आंखें सर्द थी। उसने कृषा से धीरे से कहा, हम पता लगा लेंगे, ओके? ये जिसने भी किया है उसके बारे में पता चल जाएगा। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बोलते हुए अरमान कृषा को लेटाने लगा। अरमान वहां से उठने को हुआ तभी कृषा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अरमान। बहुत दूर रह ली हूँ मैं तुमसे, अब और दूर नहीं रहना है। मैं थक गई हूँ इन सब से। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। मुझे नहीं पता तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन मैंने यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ सहा है। बोलते हुए कृषा की आवाज से दर्द साफ जाहिर हो रहा था। अरमान ने कृषा की बात पर हामी भरी और वही उसके सर को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। कृषा ने अरमान के हाथ को कसकर पकड़ रखा था ताकि वो नींद में भी उसे छोड़कर ना चला जाए। अरमान कृषा को बालों को धीरे धीरे सहला रहा था, जिससे कुछ ही देर में एक कृषा को नींद आ गई थी। जैसे ही अरमान को लगा कृषा गहरी नींद के आगोश में है, उसने कृषा के सिर को पीलो पर रख दिया। अरमान वहां से उठा और कमरे से बाहर आया।
अरमान नीचे गया तो उसने पाया हरलीन मीटिंग से वापस आ चुकी है और इस वक्त हर्षवर्धन से बातें कर रही थी। वो आदित्य सिंघानिया की शर्त बता रही थी। हरलीन हर्षवर्धन जी से बोली, वो बस यही चाहते हैं कि पहले की तरह लेगेसी 50-50% बन जाए। उसके बाद वो अपने कदम पीछे लेने के लिए तैयार हैं। आप इस बारे में अरमान से बात कीजिए, प्लीज उसे समझाइए। ये दुश्मनी यहीं खत्म हो जाएगी और सब अच्छे से होगा, अगर अरमान उनकी बात मान ले। हरलीन ने अपनी बात खत्म ही की थी कि पीछे से अरमान ने कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे किसी की कोई बात नहीं माननी और जाकर उन्हें समझा दीजिएगा कि राजा सिर्फ एक होता है और वो सिर्फ मैं हूँ। उनकी औकात है तो किसी भी तरह की शर्त रखने के बजाय सामने से आकर मुकाबला करें। आई स्वेयर उसने जो भी किया है उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। अरमान के एटीट्यूड से साफ था कि वो अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला था और यहाँ से एक नई जंग की शुरुआत होने वाली थी। अरमान और कृषा के बीच सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन अब अरमान कृषा को लेकर उतना रूड भी नहीं था। वो उसे स्पेशल सेल से वापस अपने कमरे में ले आया था। कृषा के सोने के बाद अरमान नीचे आया। वहां उसने हरलीन और हर्षवर्धन को बातें सुनी। आदित्य सिंघानिया ने हरलीन के सामने जो शर्त रखी थी उसी के बारे में हरलीन उन्हें बता रही थी। अरमान ने किसी भी तरह के समझौते के लिए साफ मना कर दिया था। वो कोल्ड वॉइस में बोला, बुआ आप उस मीटिंग में गई क्योंकि मैं चाहता था आप जाएं। कुछ बातें इस तरह ही पता चल सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ पर आकर उनका फेवर करें। अरमान की बातों से हरलीन समझ गई थी कि वो उसकी और आदित्य सिंघानिया की मीटिंग की बातें सुन चुका है। हरलीन अरमान के पास आए और उसे समझाते हुए बोली, क्यों नहीं हो सकता अरमान, पहले भी तो सिंघानियाज और रानाज मिलकर इस लेगेसी को संभालते थे, तो अब क्यों नहीं हो सकता। तुम्हारा एक डिसीजन बरसों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर सकता है। प्लीज थोड़ा रिलैक्स होकर सोचो और फिर डिसीजन लो। मैं रिलैक्स ही हूँ बुआ, अरमान ने थोड़ा शांत लहजे में जवाब देते हुए कहा। आज जब उनका पलड़ा कमजोर पड़ा है तो वो समझौते की बात कर रहे हैं। अगर यही समझौता वो उस वक्त करते जब उन्होंने कृषा को किडनैप किया था, तब मैं मना नहीं करता। तब उन्हें यही लगा था उनका पलड़ा भारी है और वो जीत जाएंगे। तब तो उन्हें मुझे और कृषा को अलग करना सूझ रहा था, सो उन्होंने किया। आज जब कृषा मेरे पास आ गई है तब उन्हें समझौते और बीच का रास्ता निकालने की बात याद आई। बोलते हुए अरमान की आवाज तेज होने लगी। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। हर्षवर्धन ने अरमान की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं आदित्य को अच्छे से जानता हूँ। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ भी उसे अपनी हार होती दिखाई दे रही है तो उसे कोई शांति समझौता करना है। ऐसा नहीं होगा। जब कृषा को उसने किडनैप किया था तब हमने उसे बहुत प्यार से समझाया था और आराम से बात करने की कोशिश की थी ताकि मामला अच्छे से सुलझ जाए। उस समय उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, तो आज हम क्यों अपने कदम आगे बढ़ाएं। अरमान की तरह हर्षवर्धन भी किसी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे। हर्षवर्धन के साथ देते ही अरमान कंधे उचकाकर बोला, मामला यही क्लियर हो गया। आगे से इस बारे में बात नहीं होगी और आप सिंघानिया फैमिली के किसी मेंबर से मिलने नहीं जाएगी। अरमान ने इतना ही कहा और वो वहां से जाने को हुआ, तभी हरलीन ने कहा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कृषा को तो वहां से वापस निकाल लो। तुमने सारी बातें सुनी है तो इतना समझ आ गया होगा कि जो भी हुआ उसमें कृषा की गलती नहीं थी। उसका अबॉर्शन एक तरह का एक्सीडेंट था, नथिंग एल्स। अरमान हरलीन की तरफ पलटा और कहा, वो मेरे रूम में है और मैं उसे निकाल चुका हूँ। मैं आपसे यही बात करने आया था, लेकिन आपकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। बोलते हुए अरमान ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर आगे कहा, कृषा किसी मॉल में गई थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था दादू। मेरे माफिया किंग बनने के बाद पूरा अंडरवर्ल्ड जान चुका था कि कृषा सिंघानिया ही असली माफिया प्रिंसेस थी। वो मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, तो मेरे दुश्मन के लिए ये अच्छा मौका था मुझे मात देने के लिए। मुझे उस मॉल की उस दिन की पूरी फुटेज चाहिए जिस दिन कृषा घूमने के लिए वहां गई थी। ठीक है, 2 घंटे में तुम्हें सब मिल जाएगा, हर्षवर्धन ने जवाब दिया। बस मुझे मॉल का नाम और डेट बता देना। अरमान ने कृषा से पहले ही सब कुछ पूछ लिया था।
उन्होंने हर्षवर्धन राणा को सब बताया। हर्षवर्धन वहां से चले गए। उनके जाते ही अरमान ने हरलीन की तरफ देखा, जो थोड़ी इमोशनल हो रही थी क्योंकि अरमान ने आदित्य सिंघानिया से समझौता करने से मना कर दिया था। अरमान हरलीन को हट नहीं देखना चाहता था। वो उसके पास आया और हरलीन को गले लगाते हुए कहा, आप मेरी स्ट्रेंथ हो, आप ही इमोशनल हो जाओगी तो मैं कैसे हैंडल करूंगा सब कुछ। यू नो वॉट, तभी मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना होता। आप लोग मुझे वीक कर देते हो। हरलीन अरमान से अलग हुई और उसे डांटने के लहजे में कहा, इमोशनल ना हूं तो और क्या करूं। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक होने को आ रहा था। डैडी जी फिर भी किसी भी मामले में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आदित्य अंकल नहीं करते हैं। इतने सालों में पहली बार वो अपनी तरफ से सब ठीक करने के लिए आए थे और तुम उनका प्रपोजल ठुकरा रहे हो। अरमान ने सिर हिलाकर कहा, बुआ मुझे आपकी यही आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप क्यों भूल जाती है वो शख्स कितना ज्यादा सेल्फिश है। उनकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोच रही हो। आई रियली हेट दिस। अरमान और हरलीन दोनों ही अपनी अपनी तरफ से घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे थे। एक लंबी बहस के बाद अरमान ने कहा, हमें यहाँ बहस करते हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है। अगर आप 1 साल भी यहाँ बैठकर मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगी तब भी मैं आदित्य सिंघानिया से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाला हूँ। उन्होंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। अब तो मुझे एक और वजह मिल गई है उनसे बदला लेने की। उन्होंने कृषा को किडनैप करके मुझसे अलग कर दिया। दूर रहने से हम दोनों के प्यार में इतनी दूरियां आ गई है कि हम चाह कर भी उसे नहीं मिटा पा रहे हैं। मुझे पता है तुम कर लोगे। हरलीन ने मुस्कुरा कर कहा। वो भी अब और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, चलो बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया। उसे सोए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, जाकर उसके लिए खाना लेकर जाओ। हाँ, अब तो उसका केयरटेकर बनने के अलावा मेरा और कोई काम भी नहीं है। अरमान ने आइज रोल करके कहा। उसकी बात सुनकर हरलीन मुस्कुरा दी। अरमान वहां से कृषा के लिए खाना लेकर गया। कृषा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो उस हिसाब से ही उसके लिए खाना तैयार करवा कर लेकर गया था। उसके साथ कुछ दवायां भी थी। अरमान अपने फ्लो पर पहुंचा तब तक कृषा सो रही थी। उसे देखकर अरमान ने धीरे से कहा, आज भी इसे बच्चों की तरह जगाना पड़ता है। क्या करूं मैं इस लड़की का। अगर इसके दादू इसे किडनैप करके लेकर ही गए थे तो कम से कम ढंग से ट्रेनिंग देकर वेल ट्रेंड करके तो लेकर आते ना। इसे कुछ नहीं आता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे ये इमोशनली पहले से ज़्यादा वीक हो गई है। इसके साथ सख्ती करके मुझे ही बुरा लगता है, पर ये नहीं सुधरने वाली। अरमान काफ़ी देर तक कृषा के चेहरे को देखकर खुद से बातें कर रहा था। फिर उसे जगाने के लिए अरमान उसके पास आया और उसके सिर पर हल्का सा किस किया। अरमान के टच करने पर भी कृषा की नींद नहीं टूटी। अरमान उसके पास आकर लेट गया। अरमान कृषा के चेहरे पर झुका और नींद में ही उसे किस करने लगा। अचानक अरमान के करीब आने पर कृषा की नींद टूटी और उसे लगा कोई और इस तरह उसके करीब आया है। सेल्फ डिफेंस में कृषा ने अरमान के पेट में एक जोरदार पंच किया, जिससे अरमान चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। कृषा ने जल्दी से उठकर देखा तो वो अरमान था, तो वही अरमान तिरछी निगाहों से उसकी तरफ गुस्से में घूर रहा था। अरमान कृषा को जगाने के लिए कमरे में आया हुआ था। उसके जागने पर भी कृषा नहीं उठी तो अरमान कृषा के पास आया और उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर कृषा नींद में चौंक गई और उसने अरमान के पेट में जोरदार पंच मारा। अरमान कृषा से थोड़ा दूर लेटा था और उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहा था। अरमान को अचानक मारने पर कृषा को एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। वो जल्दी से अरमान के पास आई और उसे उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी अरमान, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पास आए हो। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पंच नहीं मारती। तुम्हें लगी तो नहीं। कृषा अपने किए की सफाई देने लगी। इस चक्कर में वो भूल गई थी कि उसने कुछ नहीं पहना है। अचानक ध्यान जाने पर कृषा ने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और अपनी नज़रें नीचे कर ली। अरमान उठा और कृषा के सामने बैठ गया। उसने कृषा का चेहरा ऊपर करते हुए कहा,
चलो इसी बहाने पता तो चला कि तुमने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है। सेल्फ डिफेंस के लिए इतना काफ़ी है। मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें देखना है। कृषा ने नज़रें उठाकर मासूमियत से कहा। हाँ ऑफ कोर्स, अरमान ने भौहें उठाकर कहा। तुम्हारा एक टेस्ट तो बनता है, पता तो चले कि तुमने पिछले 2.5 साल कहाँ वेस्ट किए। अरमान उस वक्त काफ़ी सार्कास्टिक वे में बात कर रहा था, जबकि कृषा ने उसकी बात पर मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। कृषा के कुछ नहीं कहने पर अरमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, लगता है हम दोनों के ही 2.5 साल वेस्ट कर दिए तुम्हारे दादू ने। और वो कैसे? कृषा ने हैरानी से पूछा। वो कभी तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा, पहले फ्रेश होकर आओ। तुम्हें मेडिसिन्स की जरूरत है, ना कि किसी टेस्ट की, अरमान ने जवाब दिया। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर उसकी नज़र बेडसाइड पर रखे खाने की ट्रे पर गई। उसे इस वक्त खान की जरूरत थी तो कृषा बिना किसी शिकायत के उठने लगी। उसने अभी भी खुद को ब्लैंकेट में लपेट रखा था। लगभग 10 मिनट बाद कृषा बाथरूम से वापस आई तो अरमान उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। उसके बाद अरमान कृषा को काफ़ी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए खाना खिला रहा था। कृषा बस चुपचाप अरमान की तरफ देख रही थी। फिर उसने अचानक से नम आंखों से पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया अरमान? कृषा का सवाल सुनकर अरमान के हाथ रुक गए थे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या लगता है कृष, मैं क्या तुम पर बेवजह गुस्सा कर रहा हूँ? यहाँ मेरे पास आने के बाद भी तुम अपने भाई को छुड़ाने पर फोकस कर रही थी, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। आई एम सॉरी अरमान, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। दादू ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनका काम पूरा करने से पहले तुम्हारे पास जाने की कोशिश की तो वो मुझे मार देंगे। कृषा ने नजरें झुका कर कहा। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कृषा का चेहरा ऊपर करके कहा, तुम सच में इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हो कृष कि कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा ले? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हें अपनी ये मासूमियत छोड़नी होगी। अब समझ आ गया होगा कि तुमने अपने 2.5 साल कहाँ वेस्ट किए। तुम अब तक ये नहीं समझ पाई कि वो तुम्हारी दादू है और तुम उनकी फ्यूचर जनरेशन। वो तुम्हें क्यों मारेंगे बेवकूफ़ लड़की? लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई उनके मकसद के बीच में आएगा, वो उन सबको ख़त्म कर देंगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो। दादू का प्लान खराब नहीं होना चाहिए। तुम माफिया किंग नहीं रहोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, कृषा ने जवाब दिया। कृषा अभी भी अरमान की बात नहीं समझ पा रही थी। अरमान ने कृषा का चेहरा पकड़कर कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मुझे पड़ने वाला है। बहुत अच्छे से गेम खेला है तुम्हारे दादू ने और तुम समझ भी नहीं पाई। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ जाकर खड़ी हो जाओगी और मेरा मुझसे सब कुछ छीन कर ले जाओगी? उसके बाद मैं तुम्हें खुशी खुशी अपने गले से लगाकर रखूंगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो कृष, मैं कोई लवर बॉय नहीं हूँ। माफिया किंग बनना मेरा ड्रीम था और जो मैंने अपनी मेहनत से खतरों का सामना करके अपनी जान दाव पर लगाकर हासिल किया था, इतनी आसानी से मैं अपना सब कुछ किसी को नहीं ले जाने दूंगा, तुम्हें भी नहीं। कृषा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसका खाना खत्म हो गया था और अब अरमान भी उससे और बहस नहीं करना चाहता था। उसने कृषा को कुछ मेडिसिन्स देते हुए कहा, ये कुछ दवायां हैं, ले लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और एक बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो, अरमान राणा से तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, ना तुम और ना तुम्हारे दादू। मेरे सिर्फ 2 ही ऑब्सेशन है, एक माफिया किंग की पोजीशन और दूसरी तुम। मैं तुम दोनों को ही नहीं खो सकता, चाहे जरूरत पड़ने पर मुझे तुम्हारे दादू की जान भी क्यों ना लेनी पड़े। अरमान जिस तरह से बात कर रहा था उससे कृषा को डर लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भरी। अरमान और कृषा वहां बैठे थे, तभी अरमान के पास हर्षवर्धन जी का कॉल आया। उन्होंने सारी फुटेज मंगवा ली थी। वैसे भी इस तरह के छोटे मोटे काम करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। अरमान लिफ्ट के पास गया, तब उसे मलिक दिखा। अरमान ने मलिक से पेन ड्राइव लिया और वापस अंदर आ गया। अरमान ने लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को इंसर्ट किया और फिर कृषा की तरफ देखकर कहा,
तुम्हारा पहला टेस्ट अभी से शुरू होता है। माफिया में सबसे जरूरी चीज होती है फोकस रखना। अगर हमारा ध्यान हमारे गोल से हटा तो कोई भी हमें हमारी पोजीशन से हटा सकता है। मैं देखता हूँ तुम्हारी फोकस और चीजों को ऑब्जर्व करने की पावर कैसी है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? कृषा ने पूछा। अरमान ने लैपटॉप ऑन किया और फुटेज प्ले करते हुए कहा, जिस दिन तुम पेरिस के मॉल में घूमने के लिए गई थी। ये उस दिन का पूरा फुटेज है। तुम्हें इस मॉल में कोई भी ऐसा इंसान दिखाई दे जिसे तुम जानती हो तो मुझे बताना। अरमान ने कृषा को उसका काम बता दिया था और लैपटॉप उसके हाथ में थमा दिया। लेकिन ये काम तो तुम भी कर सकते हो, फिर मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे ये किसी तरह का टेस्ट तो नहीं लगता? कृषा ने हैरानी से पूछा। हाँ, टेस्ट तो नहीं है और अचानक से मैंने कुछ प्लान नहीं किया। मैं बिजी हूँ और तुम इस कमरे में फ्री बैठकर कुछ नहीं करने वाली हो तो यही कर लो। अरमान ने बेपरवाही से जवाब दिया और कृषा के करीब खिसक कर लैपटॉप में देखने लगा। अरमान के करीब आने पर कृषा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अरमान ने भले ही डायरेक्टली कुछ ना कहा हो कि उसने कृषा को माफ कर दिया है, पर उसके हाव भाव से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी कृषा के पास रहना चाहता है, चाहे फिर बहाना कोई भी हो। अरमान कृषा के साथ अपने कमरे में था। कृषा नींद से जाग चुकी थी। पहले अरमान ने उसे खाना खिलाया और फिर बाद में उसके सामने लैपटॉप रख दिया। अरमान ने उस दिन की फुटेज मंगवा ली थी जिस दिन कृषा के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था। अरमान ने कृषा को ध्यान से पूरी फुटेज देखने के लिए कहा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। वो भी इस बात का पता लगाना चाहती थी कि किसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। कृषा ने अरमान से लैपटॉप लिया। कृषा ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, लेकिन ब्लैंकेट बार बार स्लिप हो रहा था। इस वजह से वो अरमान के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कृषा ने फुटेज को पॉज किया और फिर अरमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, इसे देखने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे कपड़े चाहिए। मैं ऐसे बिना कपड़ों के नहीं रह पाऊंगी। अपनी बात कहकर कृषा ने नजरें नीचे कर ली। अरमान ने कृषा की तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर जवाब में कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अपना पूरा बैग पैक करके मेरे घर पर रहने के लिए आई हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बैग में से कोई भी ड्रेस निकाल लो और जाकर पहन लो। अरमान का जवाब सुनकर कृषा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और फिर कहा, तुम इतना सार्कास्टिकली बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं कपड़े लेकर क्यों आऊंगी। ये घर मेरा भी है और ये रूम भी। मेरे पहले से कुछ कपड़े होंगे, उनमें से ही कुछ दे दो। मुझे पता नहीं था ना कृषा राणा कि तुम वापस कब आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारा जानवी सामान डोनेट कर दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई कपड़े नहीं है, तो चुपचाप ऐसे ही बैठी रहो, अरमान ने कोल्ड वॉइस में कहा। अरमान कृषा की बात नहीं सुन रहा था तो कृषा ने लाचारी से उसकी तरफ देखा और काफी प्लीडिंग वे में कहा, प्लीज ऐसे मत करो, अपनी कोई शर्ट ही दे दो। वैसे भी मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारे ही कपड़े पहन रही हूँ या फिर धोकर कपड़े एडजस्ट कर रही हूँ। अरमान ने कृषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर वार्डरोब की तरफ गया और उसने अपना शर्ट लिया। अरमान ने शर्ट कृषा की गोद में फेंकते हुए कहा, लो पहनो। तुम्हारे हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिलहाल इसी से एडजस्ट करना होगा। मुझे पसंद नहीं है कि मेरे कपड़े कोई और पहने, तो आगे से उन्हें हाथ लगाने से पहले मुझसे पूछ लेना। बोलते हुए अरमान वापस कृषा के पास आकर बैठ गया। कृषा को अरमान की बात अच्छी नहीं लगी। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, अपने कपड़ों से प्यार है तो तुम्हें अपनी बॉडी से भी बहुत प्यार होगा। उसके लिए भी तुम पजेसिव होंगे तो फिर मेरे पास आकर क्यों बैठे हो? तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर मेरे साथ वो सब क्यों? कृषा बोलते हुए रुक गई। इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अपनी हर एक चीज को लेकर पजेसिव हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ शेयर कर तो रहा हूँ। अब चुपचाप कपड़े पहनो और जो काम दिया है उस पर लगो। अरमान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। वो कृषा के सामने अपने हर एक इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो प्यार हो या कृषा पर गुस्सा। कृषा ने आगे कुछ नहीं कहा।
उसने शर्ट लिया और फिर ब्लैंकेट के अंदर घुसकर वहीं पर शर्ट चेंज करने लगी। उसकी इस हरकत पर अरमान के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल थी। शर्ट पहनने के बाद कृषा बाहर निकली। उसने देखा अरमान एकटक फुटेज को देख रहा था। उसमें उसे कृषा दिखाई दे रही थी, जो उस वक्त लगभग 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। कृषा ने मैटरनिटी ड्रेस पहना था, लेकिन फिर भी उसका बेबी बम्प अच्छे से शो हो रहा था। अरमान ने कृषा की फोटो को पोज कर रहा था और बस उसे ही देखे जा रहा था। अपनी उस फोटो को देखकर कृषा की आंखें भी नम होने लगी थी। उसने धीरे से अरमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, हम फिर से प्लान कर लेंगे। रिमूव योर हैंड, अरमान गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, जिससे कृषा ने डर कर तुरंत अपना हाथ अरमान के कंधे से हटा लिया। अरमान ने सर्द निगाहों से कृषा की तरफ देखा। कृषा की आंखों में इस वक्त अरमान का डर साफ जाहिर हो रहा था। वो अटकते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया था कुछ। मेरा यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं थी। बोलते हुए कृषा की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। अरमान आगे कुछ नहीं बोला। उसने लैपटॉप कृषा की गोद में रखा और सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आंसू बहाने के लिए नहीं बैठाया है। जो काम दिया है उससे फोकस होकर करो। मैं नीचे जा रहा हूँ और मेरे आने तक मुझे रिजल्ट चाहिए। कृषा सिंघानिया। कृषा ने अपने आंसू पोंछे और अरमान की बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद अरमान वहां से चला गया था। वो कृषा के सामने इमोशनल नहीं होना चाहता था, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उसने कृषा पर गुस्सा होने का दिखावा किया। वहीं अरमान के जाने के बाद कृषा ने खुद को मजबूत किया और फुटेज को गौर से देखने लगी। अरमान कमरे से बाहर निकालकर बार एरिया में गया। उसने अपने लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक तैयार की। अरमान उसके सिप लेते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, अगले कुछ घंटे में तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने उस दिन मुझसे मेरी खुशियां छीनकर कितनी बड़ी गलती की थी। अरमान इस वक्त अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो कृषा को उस हालत में देखता तो फिर से इमोशनल होने लगता, इसलिए अरमान ने बाहर रहना ही ठीक समझा। वहीं नीचे जानवी को अब होश आ चुका था। उसे ज्यादा दर्द न हो इसके लिए डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। इस बीच शब्द एक बार भी जानवी के पास से नहीं हिला था। जानवी ने आंखें खोलते ही जैसे ही शब्द को अपने पास पाया तो उसकी नजरें झुक गई। जानवी ने झुकी हुई नजरों से धीरे से कहा, तुम इतना प्यार भी मत करो मुझसे कि मुझे खुद पर शर्म आने लगे। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें छोड़कर गलती की थी, लेकिन इस बात का एहसास करवाना जरूरी है क्या? शब्द राना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरा नेचर अच्छे से जानती हो। सामने कोई मेरा दुश्मन भी मौजूद हो तो ऐसी हालत में मैं उसकी भी केयर करूँगा, तो फिर यहाँ तो मेरा प्यार इस हालत में पड़ा है। शब्द ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। जानवी उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। जानवी के ऐसा करने पर उसके कंधे में जोरदार दर्द हुआ तो शब्द उसके पास आया और उसे उठने में मदद करने लगा। जानवी को बिठाने के बाद शब्द ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आज भी मुझसे प्यार करती हो क्या? पता नहीं, मैं थोड़ी अलग किस्म की हूँ। कोई मेरी बात नहीं सुने तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। प्यार नहीं। उस दिन तुम सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाकी लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मुझे तुम पर उस दिन बहुत गुस्सा आया था और मेरा प्यार उसी दिन तुम्हारे लिए मर गया था। जानवी ने सीधे सीधे जवाब दिया। वाकई उसके दिल में अब शब्द को लेकर वो इमोशंस नहीं थे। जानवी का जवाब सुनकर शब्द का चेहरा उतर गया। उसने जानवी से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा जानवी यही कहेंगी कि वो आज भी उससे प्यार करती है। शब्द का उतरा हुआ चेहरा देखकर जानवी बोली, मैं कृषा नहीं हूँ शब्द। जानती हूँ मेरा जवाब सुनकर तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन सच यही है। अरमान ने कृषा के साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी वो अब भी उससे प्यार करती है। इन 2.5 सालों में मैं उसके पास रही थी तो वो उसके लिए तड़पती थी। दिन में ऐसे दिखावा करती थी जैसे सब कुछ ठीक है और वो अरमान के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और रात को मैंने उसे अंधेरे में सबसे छुपकर रोते हुए सुना है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अरमान और कृषा साथ में आ गए हैं तो हो सकता है उनके बीच फिर से सब ठीक हो जाए, लेकिन हमारे बीच कभी नहीं होगा।
तुमने मेरी केयर की उसके लिए थैंक्स, पर प्लीज मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। उसके बाद जाह्नवी बेड से उठने लगी। उसे फिर से दर्द हो रहा था। शब्द इस बार भी उसकी मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन जाह्नवी ने उसे हाथ के इशारे से दूर रहने को कह दिया था। अब जाह्नवी अकेले ही उठकर अर्जुन के कमरे की तरफ जा रही थी, जबकि शब्द वहां उतरे हुए चेहरे के साथ खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था।